चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं? जय माता दी बाबू लोग, सब लोग ठीक हैं, मजे में हैं? चलिए, गोलू जी, वैशाली नरेश, तिलकेश्वर नाथ मिश्रा जी, रूबी बाबू, सब लोग ठीक हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण का क्रम की चर्चा किए थे। ISPK, आई से इंडो ग्रीक शासक, जिसमें दो का नाम बताए थे। कौन कौन बाबू? डेमेट्रियस और मिनांडर। डेमेट्रियस पुष्यमित्र शुंग के काल में आक्रमण किया था 183 ईस्वी पूर्व में, और डेमेट्रियस पराजित हुआ था। हालांकि मिनांडर का भी आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में ही हुआ था और मिनांडर भी पराजित हुआ था। इस दोनों पराजय के अवसर पे पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख से। डेमेट्रियस से हम लोग क्वेश्चन लिए थे, इंडो ग्रीक शासक से क्वेश्चन लिए थे कि भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा जारी किया इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। भारत में स्वर्ण मुद्रा, इंडो ग्रीक शासक, लेख युक्त सिक्का, चित्र युक्त सिक्का इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्का इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भारत में समय की गणना, खगोल विज्ञान की गणना, ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान, सप्ताह के 7 दिन, इस सब का हम लोग को जानकारी मिला इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। इंडो ग्रीक शासक ने मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में भी एक कला विकसित किया, गंधार शैली, जिसे हिंद यवन शैली या मिश्रित शैली के नाम से भी जाना गया। गंधार शैली की शुरुआत हुआ इंडो ग्रीक शासक काल में, लेकिन गंधार शैली का सर्वाधिक विकास हुआ कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में। क्वेश्चन पूछेगा, स्वर्ण मुद्रा से 3-4 क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसके काल में? तो किस शासक के द्वारा? इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। शासक का नाम क्या था? डेमेट्रियस। सिक्का का नाम क्या था? ड्रम। फिर क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कनिष्क के काल में। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कनिष्क के काल में। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में, लेकिन उसमें अशुद्धियां बहुत ही ज्यादा थी। फिर हम लोग चर्चा किए थे, फिर हम लोग जो चर्चा किए थे ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा था मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप को प्रश्नोत्तर शैली में मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध साहित्य में लिखा गया है, जो पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध साहित्य है। लेखक नागसेन। नागसेन के शिक्षा से प्रभावित होकर मिलिंद उर्फ मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और हम लोग चर्चा किए थे बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? मिलिंद या मिनांडर था। भागवत धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? प्रथम विदेशी कौन था? तो भागभद्र के काल में जो हेलियोडोरस आया था, भागभद्र के काल में जो हेलियोडोरस आया था वह आया था। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब देखो, राकेश कुमार जी, हेलेनिस्टिक आर्ट उसे ही कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुपमा, मुकेश, नेहा, गोलू बाबू, सब लोग ठीक हैं। तबीयत तो पूरी तरह से नहीं ठीक है, गला फंसा हुआ ही है, थोड़ा सर्दी, और हमको लग रहा है कि हम कारण ढूंढ लिए कि आखिर कारण क्या है गला फंसने का। तो कारण है सर्दी
और सर्दी के साथ साथ हमको बुझा रहा कि एलर्जी हुआ है, कुछ एलर्जी हुआ है और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ भी, हम बहुत ही सेफ जोन में रहते हैं, खासकर गला के लिए कुछ ठंडा चीज, नॉर्मल पानी पीते हैं, गुनगुना करके पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते, मतलब जो सब गला का प्रिकॉशन होता है। लेकिन कुछ हो सकता है ठंडा गर्म का भी मौसम जो चेंज किया है ना, तो उसका एलर्जी इन्फेक्शन हुआ होगा, एलर्जी हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन गुड्डू लाल जी थोड़ा सा स्लो मोशन में रहेंगे। अभी तो कुछ आवाज भी निकल रही है, सुबह में तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। पहला बैच तो बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लिए होंगे, हाँ दूसरा बैच में भी 10 मिनट, शाम में लगभग ठीक ठाक रहा है। तो चलो बहुत अच्छा, आप लोग का जो यह अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि एक गार्जियन जो मुझे माने है, एक गाइडनर जो मुझे माने है, तो मेरे स्वच्छता के प्रति भी आप लोग बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। सच में जय माता दी बाबू लोग, दिल से आप लोग का धन्यवाद। ये जो प्यार है हम दोनों के बीच में, हम लोगों के बीच में, यह प्यार कोई एक तरफा नहीं है। एक तरफा रहता तो सजा होता है, यह प्यार दो तरफा है, इसीलिए मजा आ रहा है। एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह से घुले मिले रहते, यही है अपना कौटिल्या परिवार की शक्ति, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच में केवल पढ़ाई ही नहीं है, गुरु और शिष्य के बीच में केवल पढ़ाई ही नहीं रहा, भावनात्मक संबंध भी हम लोग के आपस में जुड़ा हुआ है। मेरा और आपसे एक शिक्षक शिष्य के अतिरिक्त भी एक विशेष प्रकार का रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन है जो इस अस्वस्थता में भी क्लास लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप बहुत ज्यादा अस्वस्थता हो जाएंगे, जैसे पिछले 10-15 दिन पहले हो गई थी, तो उस समय गला का कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस समय दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो सारा चेकअप कराना मुझे लगा कि 1 साल 1.5 साल हो गया है, थोड़ा एक बार बॉडी पूरा चेकअप होना जरूरी है। चले जय माता दी बाबू लोग। हाँ अच्छा, विजयादशमी की छुट्टी कब दे रहे हैं? गुड्डू लाल जी ने पूछा, तोरा जहानाबाद में तो माता काली का मंदिर है, चलिए जरा कौटिल्या परिवार के लिए बाबू लोग आराधना कर लेंगे। पूरे कौटिल्या परिवार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भरा पूरा हो, सब स्वस्थ रहे, सब रिजल्ट के प्रति प्रेरित रहे। आइए बाबू, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रताप बाबू, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि आई के बाद आया एस, शक, शक को कहते हैं सीथियन, और शक को क्या कहते हैं? छत्रप पद्धति से। शक को कितनी शाखा? तो शक की 2 शाखा। शक शासक को क्या कहते बाबू? जल्दी से ले लेते हैं, शक शासक को छत्रप कहते, छत्रप। शक शासक को क्या कहते? छत्रप। अब यह 2 शाखा के रूप में, 2 शाखा के रूप में आया था, 2 शाखा के रूप में आया था शक क्षत्रप। अब यह जो शक क्षत्रप था, 2, एक तो उत्तर के तरफ से आया और एक पश्चिम के तरफ से आया, उत्तर के तरफ से आया और एक पश्चिम के तरफ से आया। उत्तर के तरफ से आया वो कहां कहां भाई? तक्षशिला, और तक्षशिला में कौन था? माउश। और दूसरा कौन था? मथुरा। मथुरा में कौन था? राजुल। और पश्चिम के तरफ से जो आया वह क्या था बाबू? नासिक। नासिक में संस्थापक कौन? भूमक। और दूसरा कौन? उज्जैन। उज्जैन में कौन? यशोमती, या इसे ही कहते हैं चेष्टक, चेष्टन। इतना बता दिए थे। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा।
यदि क्वेश्चन पूछे कि शक क्षत्रप की 4 शाखा, जिसमें हमने बताया था कि मथुरा के शक क्षत्रप को पराजित करने के अवसर पर मालवा के शासक कौन? विक्रमादित्य 6 ने 57 BC में एक कैलेंडर जारी किया जिसे शक संवत कहा गया, विक्रम संवत कहा गया, विक्रम संवत कहा गया। फिर बताए थे नासिक का शक क्षत्रप नहपान था और नहपान को पराजित किया था सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, जीपीएस कह देते हैं, जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी, जीपीएस। और क्वेश्चन पूछेगा जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्वेश्चन पूछेगा सातकर्णी ने नहपान नासिक के शक क्षत्रप नहपान को पराजित किया था, जिसका प्रमाण कहां से मिला था बताए थे। महाराष्ट्र के जोगलथंभी महाराष्ट्र के जोगलथंभी नामक स्थान से सिक्का का ढेर मिला है। इस सिक्का का ढेर जो मिला है, इसमें एक तरफ क्या है, जीपीएस का फोटो है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जीपीएस मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, और दूसरे तरफ क्या है, दूसरे तरफ नहपान की आकृति है, जिससे साबित होता है कि जीपीएस ने क्या किया बाबू, नहपान को पराजित कर दिया था। इतना क्लियर था। आई के बाद एस आया, एस के बाद कौन आया था, पी आया था, पहलव आया था, ISP। आप पी में बताए थे पहला कौन था, मिथ्रेडेटस के बाद एक ही और था, गोंदोफर्निस। गोंदोफर्निस के बारे में एक जानकारी दिए थे बाबू, ध्यान से सुनिएगा, मजीद बाबू ध्यान सुनिएगा। गोंदोफर्निस से बताए थे कि इन्होंने राजधानी बनाया था, राजधानी तक्षशिला को बनाया, राजधानी किसको बनाया, तक्षशिला को। और दूसरा बताए थे इनके बारे में जानकारी तख्त-ए-बही अभिलेख से, तख्त-ए-बही अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है, जो किसमें बाबू, खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा तख्त-ए-बही अभिलेख, गोंदोफर्निस के काल में क्या आया बाबू, इनके काल में ईसाई प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। इतना हम लोग चर्चा कर लिए थे। विकास कुमार विक्की जी, चल एग्जामिनेशन का सेशन शुरू हो रहा है, सीजन शुरू हो रहा है नवंबर से। आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। मेरा मेहनत क्या है, आपका मेहनत, आप सबों का मेहनत जरूर रंग लाए। हम तो एक कैटलिस्ट हैं बाबू, हम तो एक उत्प्रेरक है। हम खुद रासायनिक प्रक्रिया में भाग न लेके आपके जो एनर्जी है उसको एक धारा दे देते हैं, उसको एक दिशा दे देते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई कठिनाई, मजीद बाबू, विकास बाबू, पुष्पलता जी, यहां तक किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब आज इससे गुड्डू लाल जी बोर्ड को पूरा तरह से पूरा हरा कर दीजिए। गुरुजी ऐसे जैसा टिकट होता है ऐसे दिक्कत होता है, बोर्ड को पूरा हरा कर दीजिए। चलिए बोर्ड को पूरा हरा कर दीजिए। चलिए देखें बाबू, अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। लुनटुन जी, इतना तक क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, इतना तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग
चौथा जो वंश था ISP के, तो मौर्योत्तर काल में भारत पर अटैक करने वाला अंतिम वंश था कुषाण वंश। अब क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस, तीनों को शासक का नाम याद रखेंगे। पहला कुजुल, दूसरा भीम, तीसरा कनिष्क। कुजुल कड़फिसस, भीम कड़फिसस और कनिष्क, तीन शासक में ही पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। मौर्योत्तर काल में मुकुल बाबू ध्यान से सुनिएगा, सीतामढ़ी नरेश बड़ी दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं बाबू। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम शासक था कुषाण। अंतिम कौन था? कुषाण। अब देखो, कुषाण मूलतः चीन तुर्किस्तान होते हुए तुर्कमेनिस्तान या तुर्किस्तान, जो तुर्कमेनिस्तान का सेक्टर था उसे तुर्किनिस्तान कहेंगे, चीन तुर्किस्तान के रहने वाले थे। और यूची जनजाति, यहां पर इतना याद रखेंगे, कौन सी जनजाति से संबंधित? यूची कबीला, यूची कबीला या यूची जनजाति से संबंधित कि 5 शाखा थी। इन 5 में से एक था कुषाण। यूची जनजाति का 5 शाखा में एक शाखा थी कुषाण। इसका मतलब कुषाण किस जनजाति से संबंधित? तो यूची कबीला से संबंधित, यूची जनजाति से संबंधित। या यूची जनजाति मुख्य रूप से चीन तुर्कमेनिस्तान का जनजाति था, जिसकी 5 शाखा थी, उसकी एक शाखा कौन है? तुर्कमेनिस्तान। कुजुल कड़फिसस के द्वारा स्थापित कुषाण वंश, उसका एक शाखा कुषाण वंश। अब चलो, भारत में कुषाण वंश की स्थापना, ध्यान सुनिएगा, भारत में कुषाण वंश की स्थापना। अब देखो, प्रथम राजा बाबू भंडारी का क्वेश्चन है कि गुरुजी प्रथम शक शासक कौन था? तो हमने कहा शक 4 शाखा में आया, इसलिए एक शक शासक का नाम नहीं आता है। क्वेश्चन पूछता है, तक्षशिला के शक क्षत्रप की स्थापना किसने किया? उज्जैन के शक क्षत्रप की स्थापना किसने किया? नासिक के शक क्षत्रप की स्थापना किसने किया? मथुरा के शक क्षत्रप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? यह चारों प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। हम लोग कल के क्लास में यह भी चर्चा किए थे कि शक शासक उज्जैन का काफी महत्वपूर्ण रहा। उज्जैन की शक क्षत्रप के संस्थापक यशोमती या चेष्टम थे। और उज्जैन के शक क्षत्रप में रुद्रदामन प्रथम का नाम बताए थे। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था, पहला ऐतिहासिक अभिलेख था। इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया और पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी सुविशाख को दिया। सुविशाख को दिया। हालांकि गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी, स्कंदगुप्त का एक जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील से 3 शासक संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक, और उन्होंने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को यह जिम्मेवारी दिया था। रुद्रदामन प्रथम ने सुविशाख को जिम्मेवारी दिया था। और समुद्रगुप्त किसको दिया, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दिया गया है। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, उज्जैन का यशोमती या चेष्टक कहे थे। आइए, तो भारत में कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश यूची कबीला से जनजाति से संबंधित था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, कुजुल कड़फिसस, ध्यान सुनिएगा, कुजुल कड़फिसस शैव धर्म को मानते थे, क्योंकि उनके सिक्के पर नंदी बैल की, जो शिव का बैल है,
नंदी बैल की आकृति खुदा हुआ, इतना याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कुजुल कड़फिसस शैव धर्म को मानते थे। इनका प्रमाण उनके सिक्कों पर नंदी बैल की जो आकृति है, सिक्कों पर किसकी आकृति है? नंदी बैल की आकृति है। तो नंदी बैल की आकृति से पता चलता है कि कुजुल कड़फिसस शैव धर्म को मानते थे। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा, कुजुल कड़फिसस के बाद आया बीम कड़फिसस। अब बीम, ध्यान सुनना, बीम कड़फिसस कुषाण वंश का पहला शासक था जिन्होंने सोना का सिक्का चलाया। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीम कड़फिसस कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्का चलाया। और बीम कड़फिसस भी शैव धर्म को मानते थे। जानकारी उन्हें उनके सिक्कों पर शिव पार्वती और त्रिशूल की आकृति है। तो ये तो डिट्टो हो गया, शिव पार्वती और त्रिशूल की आकृति है, जो प्रमाणित करता है कि ये भी शैव धर्म को मानते थे। अब देखो बाबू, कुषाण वंश का पहला शासक जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया, बीम कड़फिसस, शैव धर्म को मानते थे, महेश्वर की उपाधि धारण किए थे। किसकी उपाधि? महेश्वर की उपाधि। खरोष्ठी लिपि में अपना नाम खुदवाया। शिव पार्वती एवं त्रिशूल का आकृति खुदी हुई है। क्लियर हो गया? दो। कुजुल के बाद बीम, कुजुल भी शैव धर्म को मानते थे, नंदी बैल की आकृति है। बीम कड़फिसस भी शैव धर्म को मानते थे, नंदी बैल की आकृति ना है इसमें। इसमें क्या है? शिव पार्वती और कुछ दिखा रहे हैं, धैर्य रखिएगा। धैर्य रखेंगे। सिक्का हमको दिखाना था। हमको सिक्का दिखाना था जरा सा। हम्म।
चलिए आगे देखेंगे। अब देखो सब कुछ यहां पर है, सारा सिक्का का इसमें जानकारी दिया हुआ है। कुषाण कॉइन, कुषाण डायनेस्टी कॉइन। पहले हम लोग जरा सा यहां पर देखो शंकर भगवान का, यहां पर यह किसका सिक्का है तो भीम कडफिसस का। शिव पार्वती एक तरफ इसमें देखेंगे, इस सिक्का को ले लें, ध्यान से सुनिएगा। इस तरफ शिव पार्वती एक ही फोटो में हम लोग देखते हैं। शिव पार्वती हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, शिव पार्वती हाथ में क्या है त्रिशूल लिए हुए हैं। तो यहां पर देखो शिव पार्वती हाथ में त्रिशूल वाला फोटो आएगा तो यह फोटो किसका हो जाएगा बाबू, तो शिव पार्वती हाथ में त्रिशूल वाला फोटो हो जाएगा। तो शिव पार्वती हाथ में त्रिशूल वाला फोटो हो जाएगा भीम कडफिसस का। केवल लाता नंदी बैल की आकृति, केवल लाता नंदी बैल, केवल यदि नंदी बैल की आकृति होगा तो कुजुल कडफिसस, केवल नंदी बैल की आकृति होगा तो कौन सा, कुजुल कडफिसस, केवल नंदी बैल की आकृति तो कुजुल कडफिसस। भीम कडफिसस पहला या भीम कडफिसस का सिक्का, ध्यान सुनिएगा, यह पहला क्वेश्चन पूछेगा। पहला कुषाण शासक, देखो शिव पार्वती हाथ में त्रिशूल है तो शिव पार्वती त्रिशूल का सिक्का किसका था बाबू, शिव पार्वती, ध्यान सुनिएगा, शिव पार्वती और त्रिशूल का सिक्का किसका था, भीम कडफिसस का, जो सोना का सिक्का था। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला कुषाण शासक जिसने सोना का सिक्का जारी किया भीम कडफिसस, कुजुल कडफिसस का नंदी बैल की आकृति वाला सिक्का था। हो गया। अब देखो इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे महानतम शासक, सबसे महानतम शासक कौन सा बना, कनिष्क बना। अब कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब किया था, तो 78 ईस्वी में, 78 एडी में किया था। ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद किया था। और इस अवसर पर उन्होंने एगो कैलेंडर जारी किया था जिसे शक संवत कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, कल हम लोग चर्चा किए थे कि हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा है, जिसकी शुरुआत विक्रमादित्य 6 जो मालवाक के शासक थे, विक्रमादित्य 6 ने मथुरा के शक क्षत्रप को पराजित करने के अवसर पे 57 ईस्वी पूर्व में किए थे। शक विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में किया था। तो शक संवत को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। शक संवत का पहला महीना चैत, अंतिम महीना फगुआ, पहला दिन 22 मार्च, अधि वर्ष लीप वर्ष में 21 मार्च। क्लियर। अब देखो कनिष्क ने अपनी 2 राजधानी बनाई, एक राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर और दूसरा सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बनाया। दोनों राजधानी याद रखेंगे, राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर और सांस्कृतिक राजधानी पहले तक्षशिला, हालांकि बाद में कहा मथुरा। तो याद रखिएगा मथुरा, याद रखिएगा मथुरा। पहली राजधानी तक्षशिला था, सांस्कृतिक राजधानी बाद में कहां पर, मथुरा। तो 2 को याद रखिएगा, पुरुषपुर और मथुरा, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर राजनीतिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी मथुरा। अब देखो कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके यहां से महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते थे, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र के साथ साथ यहां से एक विद्वान अश्वघोष को भी अपने साथ लेकर चला गया। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है, याद है, अश्वघोष को क्या कहते हैं, भारत का मिल्टन। तो अश्वघोष नामक विद्वान और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र अपने साथ लेकर चला गया। अश्वघोष बाद में अपने विद्वता से कनिष्क के राज दरबारी कवि घोषित किए गए। अश्वघोष को क्या कहते हैं, भारत का मिल्टन कहा जाता है। अश्वघोष को क्या कहते हैं, भारत का मिल्टन। भारत का मिल्टन कहा जाता है।
अब देखो कनिष्क के दरबार में, ध्यान सुनिएगा, कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। इन दोनों का तो नाम यादें है, क्योंकि चौथा बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक। दूसरा थे पार्श, तीसरा थे चरक और चौथा थे नागार्जुन। और पार्श एक बौद्ध भिक्षुक थे, नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षुक थे, चरक क्या थे? डॉक्टर थे। चरक क्या थे? डॉक्टर थे। तो दो गो डॉक्टर का नाम आया है। एगो जीवक बताए थे, याद आया? जीवक अजात शत्रु ने भेजा था अवंती के शासक राजा चंद्र प्रद्योत को इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर चरक, चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की है, जो क्या था? चिकित्सा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पुस्तक। तो ये क्या था? चिकित्सा शास्त्र। ध्यान सुनिएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि पार्श के कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया था। यहां पर देखो बाबू, यहां पर लिखा हुआ है कि चरक नामक विद्वान ने चरक संहिता की रचना किया, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। यहीं पर दो गो क्वेश्चन और याद रखेंगे। सुसुप्त सुश्रुत नामक विद्वान ने, सुश्रुत नामक विद्वान ने सुश्रुत संहिता लिखे थे। सुश्रुत संहिता लिखे, जो किससे संबंधित था? सुश्रुत संहिता किससे संबंधित? तो सर्जरी से संबंधित, सर्जरी से संबंधित थे। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित? सर्जरी से संबंधित। चरक ने चरक संहिता लिखे, जो किससे संबंधित? चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन से संबंधित। चरक ने चरक संहिता, तो यह क्या था बाबू? चिकित्सा या मेडिसिन से संबंधित, मेडिसिन। आया क्या था? सर्जन। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रथम सर्जन, सर्जरी करने वाले डॉक्टर को सर्जन कहा जाता है। सुश्रुत भारत के प्रथम चिकित्सक चरक हो गया। चिकित्सक कौन थे? चरक। अच्छा, बिंदुसार भेजा था, बिंदुसार भेजा था, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा पार्स के कहने पर, पार्स के कहने पर कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। इस चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन दो चीज के लिए विशेष रहा। यह चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन पहला बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था किया गया। अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन एक चीज के लिए और जाना गया, हम लोग चर्चा किए थे, दूसरा में थोड़ा चौथा में पूरा, दूसरा में थोड़ा चौथा में पूरा। इसका मतलब दूसरा बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हुआ था और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो शाखा में बट गया। हीनयान जो परंपरावादी था, जो अपरिवर्तनवादी था, और महायान जो परिवर्तनवादी था, जो चेंज करना चाह रहा था। खुद कनिष्क भी महायान शाखा का समर्थन किया था। इतना क्लियर है? अब देखो बाबू क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। यहां तक तो हो गया था, यह सब तो सब क्लियर हो गया था। हमने कहा था अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र, उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष। आप बताए थे वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना किया था, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। अब देखो बाबू, हाँ, बिंदुसार ने भेजा था चरक को, बहुत अच्छी बात है। बिंदुसार ने भेजा था चरक को, सॉरी जीवक को, बिंदुसार ने भेजा था जीवक को। अब देखो बाबू क्वेश्चन पूछता है, यहां पर चरक वहां पर जीवक, यहां पर चरक वहां पर जीवक। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक, बिंबिसार ने
उज्जैन के शासक राजा चंद्र प्रद्योत को इलाज के लिए पीलिया रोग हो गया था, जॉन्डिस रोग हो गया था, उसको इलाज के लिए भेजा था। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने भेजा था। अब बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया था? अजातशत्रु, जिसे पितृहंता कहा गया। अब पितृहंता की अजातशत्रु की भी हत्या कर दिया उदयन, जो पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र शहर में विकसित करके राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा इस चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की विशेषता क्या रही? बौद्ध धर्म दो शाखा में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म कितने शाखा में? दो शाखा में विभाजित हो गया। पहला हो गया पहला क्या हो गया? हीनयान, जो परिवर्तन करना नहीं चाह रहा था, जो जैसा था वैसा ही करना चाह रहा था। दूसरा है महायान, जो परिवर्तन करना चाह रहा था। कनिष्क ने महायान का समर्थन किया। ये सब बताए हुए हैं। वसुमित्र के द्वारा महाविभाज सूत्र की रचना किया गया, जो बौद्ध धर्म का महाविश्वकोश माना गया। यह भी बताए हुए है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कनिष्क के प्रयास से ही महायान बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया और चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार का जीता जागता उदाहरण अफगानिस्तान का बामियान की मूर्ति। कल भी शायद बताए थे, बामियान की मूर्ति अफगानिस्तान। अब क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ है? तो बामियान में। महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा कहाँ है भाई? बामियान में। अब क्वेश्चन पूछेगा चलिए, एक क्वेश्चन था, सुनिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी, एक क्वेश्चन पूछा था, कॉस्मेटिक सर्जरी के पितामह किसे कहा गया? तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, मोतियाबिंद, आंखों में मोतियाबिंद के लिए आंखों की सर्जरी सुश्रुत ने किया था। तो सुश्रुत को भारतीय सर्जरी का पितामह कहा गया। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सुंदरता वाला चेहरे की सर्जरी किया, आंखों का मोतियाबिंद के लिए सर्जरी किया। सुश्रुत किसके दरबार में थे, इसके बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल रहा है। चलो, बहुत अच्छा। तो कनिष्क के समकालीन कौन थे बाबू? तो नागार्जुन। नागार्जुन को क्या कहते? भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन को क्या कहते? भारत का आइंस्टीन। माध्यम का सूत्र था। इसी पुस्तक में उन्होंने शून्यवाद या शून्य के बारे में जानकारी दिया, शून्य के सिद्धांत के बारे में जानकारी दिया था। इस पुस्तक में माध्यम का सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत की चर्चा किया है। मतलब सापेक्षता के सिद्धांत बाद में किसने बताया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत बाद में आइंस्टीन के द्वारा बताया गया, E बराबर mc²। अब देखो, क्वेश्चन पूछेगा, कनिष्क प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने
विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता, तो विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन? कनिष्क था। अब क्वेश्चन पूछेगा रेशम मार्ग कहां से कहां तक, तो रेशम मार्ग एक स्थलीय रास्ता था। ध्यान सुनिएगा, रेशम मार्ग एक स्थलीय रास्ता। क्वेश्चन पूछेगा रेशम मार्ग का निर्माण कौन किया था, तो चांग छयान ने रेशम मार्ग को खोजा था। चांग छयान चीनी महान यात्री था। अब देखो यह जो है यह हान वंश की राजधानी छांगआन से, हान वंश की राजधानी छांगआन से रोम तक फैला हुआ था, छांगआन से रोम तक फैला हुआ था। अब देखो 2-3 को समझाए थे कि कनिष्क के काल में हिप्पालस ने मानसून की खोज किया था। मानसून अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है मौसम, में मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार पवन के दिशा में परिवर्तन, ऋतु के अनुसार पवन के दिशा में परिवर्तन। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक से यह जानकारी मिलता है कि कनिष्क के काल में सर्वाधिक व्यापार किससे? रोम से होता था। अब क्वेश्चन पूछेगा कनिष्क के काल में स्थलीय व्यापार और सामुद्रिक व्यापार दोनों ही रास्ते से, जलीय और स्थलीय दोनों ही रास्ते से व्यापार वाणिज्य होता था। इनके काल में पूर्वी समुद्र तट का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था बंगाल का ताम्रलिप्ति, पूर्वी समुद्र तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था बंगाल का ताम्रलिप्ति, और पश्चिमी समुद्र तट का महाराष्ट्र में कल्याण और सोपारा, पश्चिमी समुद्र तट पर महाराष्ट्र में कल्याण और सोपारा, पूर्वी समुद्र तट में ताम्रलिप्ति जो बंगाल, और पश्चिम में कौन? महाराष्ट्र का सोपारा और कल्याण। कनिष्क के काल में ध्यान सुनिएगा, कनिष्क के काल में सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का चलाया गया, सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का चलाया गया। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का रहेगा गुप्त काल में। पहला कुषाण शासक भीमकटफिसस था जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्का किसके काल में? कनिष्क के काल में। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का गुप्त काल में जिसमें अशुद्धियां बहुत ही ज्यादा थी। हालांकि इनके काल में तांबे के सिक्का को काकनी भी कहा गया, और एगो मौर्य काल में बताए थे मासक, काकनी और मासक चलता रहा। मथुरा से कनिष्क का एक सिक्का का ढेर मिला है जिसमें सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, कनिष्क को सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। कनिष्क के काल में हिप्पालस ने मानसून की खोज किया था, कनिष्क के काल में हिप्पालस ने मानसून की खोज किया था। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवन के अनुसार, मौसम के अनुरूप पवन के दिशा में परिवर्तन। नाशपाती की खेती भी कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ, नाशपाती की खेती भी कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ। अब देखो बुआ क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। हाँ, डेल्टा शब्द का पहला प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया, लेकिन मानसून शब्द की खोज हिप्पालस के द्वारा किया गया। हिप्पोक्रेटस यदि क्वेश्चन पूछेगा तो फादर ऑफ मेडिसिन। हनीमैन पूछेगा फादर ऑफ हेमियोपैथ, फादर ऑफ हेमियोपैथ। क्लियर? चिकित्सक कनिष्क के काल में मूर्ति निर्माण के कला में 3 श्रेणी चला। पहला तो बताए थे इंडो ग्रीक शैली, दूसरा मथुरा शैली, और तीसरा सातवाहन काल में चला था अमरावती शैली। उससे पहले नागार्जुन की तुलना यूरोपीय धर्म सुधारक मार्टिन लूथर से किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को कहा गया। मार्टिन लूथर से 2 को क्वेश्चन बनता। मार्टिन लूथर किंग एक राजनेता थे अमेरिका में, रंग भेद की नीति सुधारे थे। केवल मार्टिन लूथर तो यूरोपीय धर्म सुधारक थे। क्वेश्चन पूछेगा अज्ञात नामक व्यक्ति ने पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक की रचना किया। कनिष्क ने अपने राजधानी पुरुषपुर के समीप क्या बनाया? एक संघाराम बौद्ध विहार बनाया। तो संघाराम बौद्ध विहार कहां पर बाबू? पेशावर में। कनिष्क के काल में मूर्ति निर्माण की 3 शैली का प्रचलन रहा। पहला क्या? गंधार शैली, जिसे मिश्रित शैली कहा गया। इसे क्या कहेंगे? मिश्रित शैली।
हाँ, निश्चित रूप से मंटू पटेल जी, बामियान की मूर्ति तोड़ दिया गया है, ध्वस्त किया गया, पूरा का पूरा तोड़ा नहीं गया। अब एक बाबू का क्वेश्चन आ रहा है कि बीना बजाता हुआ सिक्का समुद्रगुप्त का, बीना बजा बादक सिक्का समुद्रगुप्त का, बीना बादक सिक्का समुद्रगुप्त का, मयूर शैली का सिक्का कुमार गुप्त प्रथम का, चांदी का रूपयक गुप्त काल का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शकों के पराजित होने के अवसर पे। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गांधार शैली को मिश्रित शैली कहेंगे या हिंद यूनानी शैली, इंडो यूनानी शैली, क्योंकि इस शैली को यूनानी या ग्रीक कला का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इंडो यूनानी या यूनानी शैली कहा जाता है। भारत में इस शैली का प्रारंभ हुआ था इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस के काल में। किसके काल में, डेमेट्रियस के काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विकास किसके काल में, कनिष्क के काल में। इस शैली में सर्वाधिक मूर्ति किसका बना, महात्मा बुद्ध का बना। महात्मा बुद्ध का पहला मूर्ति भी इसी शैली में बना था। हालांकि मथुरा शैली में पहला मूर्ति बताए थे महात्मा बुद्ध का। आइए, इस शैली पर मौर्य वंश का, शुंग वंश का, कुषाण वंश का एवं इंडो ग्रीक शासक, हिंद यवन शासक का प्रभाव पड़ा, अतः इसे मिश्रित शैली कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, मिश्रित शैली। राकेश कुमार जी, मिश्रित शैली कहा जाता है। अब देखो, महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में बना था। महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में बना था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, मथुरा शैली, इसे पूर्णतः भारतीय शैली कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्ति बनाया गया। जब ये मथुरा शैली आएगा तो मथुरा शैली में पहला मूर्ति किसका बना, महात्मा बुद्ध का। मथुरा शैली में पहला मूर्ति महात्मा बुद्ध का। डायरेक्ट पूछेगा महात्मा बुद्ध का पहला मूर्ति किस शैली में, गांधार शैली में। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध, इस शैली में महात्मा बुद्ध 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मूर्ति बनाया गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा अमरावती शैली, अमरावती शैली भी सातवाहन काल में, अमरावती शैली सातवाहन काल में सर्वाधिक विकास हुआ, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू देवी देवता से संबंधित मूर्ति बनाया गया। तो गांधार शैली मिश्रित शैली, गांधार शैली को क्या कहेंगे, मिश्रित शैली। मथुरा शैली को कहेंगे भारतीय शैली। अमरावती शैली भी भारतीय शैली। मथुरा शैली में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मूर्ति बनाया गया। महात्मा बुद्ध, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मूर्ति बनाया गया। अमरावती शैली में केवल हिंदू देवी देवता से संबंधित मूर्ति बनाया गया। इसका सर्वाधिक विकास सातवाहन काल में हुआ था। तो हम लोग इतना देखे हैं, हम लोग आज इंडो ग्रीक या आर्य मौर्योत्तर क्लियर हुआ। कल हम लोग गुप्त काल की चर्चा करेंगे। कल का क्लास संबंधित होगा गुप्त काल से संबंधित। कल हम लोग गुप्त काल प्रारंभ करेंगे। गुप्त काल के बाद एक बचता है पुष्पभूति वंश, हर्षवर्धन। उसके बाद हम लोग दक्षिण में चल जाएंगे, जिसमें सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल। उसके बाद फिर पूर्व मध्य काल में आएंगे, राजपूत काल में आएंगे, जिसमें कई शासक, कई वंश की चर्चा करेंगे। छोटा छोटा वंश होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, छोटा छोटा राजवंश। उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमण करते हुए मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो बहुत बहुत करिश्मा जी, राकेश बाबू, सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इस अस्वस्थता में भी आप लोग क्लास लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा गुरुत्वाकर्षण आप लोग का है मेरे पर कि मजबूर हो जाते हैं कि नहीं जाते हैं क्लास करने के लिए, और आते हैं 10 मिनट के लिए। सच में 10 मिनट केवल आप लोग से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन पता नहीं क्या जादू है आप लोग का मुझ पे। तेरा जादू चल गया। अब जैसे तेरा जादू चल गया तो क्लास में आते हैं तो सोचते हैं एक छोटा सा टॉपिक क्लियर ही कर दे तो अच्छा रहेगा, और हो जाता है वो। तो चलिए, टेस्ट डिस्कशन 8 बजे से धीरे धीरे स्लो मोशन में
ताकि वो भी क्लास क्लियर हो। 1 घंटे का छोटा छोटा डिस्कशन करते हुए हम लोग आज टेस्ट डिस्कशन भी क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में 8 बजे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला, जय माता दी बाबू। धन्यवाद।